This conference will now be recorded. आज हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट हमारे सिलेबस से रिलेटेड हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में दो टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है। एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये कॉन्टिन्यूस वाली कॉन्क्रीट भी है? सॉरी, क्या कह रहे हो? ये कॉन्टिन्यूस वाली को कॉन्क्रीट भी कहते हैं? नहीं, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके सर। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने लगेंगे, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो नंबर होल नंबर होगा। बस सिर्फ किसी होल नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें ना कोई डेसिमल नंबर होगा। किसी भी डेसिमल में आंसर आ सकता है, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होगा, ना फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही चीज है। ना कोई फ्रैक्शन नंबर होगा और ना ही कोई नेगेटिव नंबर होगा। मतलब जब भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होगा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में क्या होता है कि जो वैल्यूज होंगी वो होल नंबर पर कंसिस्ट करती होंगी। ठीक हो गया? और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वो कह दे डेसिमल नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, फ्रैक्शन कोई नंबर आ जाए या नेगेटिव नंबर आ जाए, आप उसकी प्रोबेबिलिटी 0 लिख देना, क्योंकि वो इम्पॉसिबल होता है डिस्क्रीट के अंदर। होल नंबर से क्या मुराद है? वो कहेगा जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें x इज इक्वल टू 0 की, 1 की, 2 की एंड सो ऑन। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू फाइंड करें 1/2। ये फाइंड नहीं होगा। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के अंदर सिर्फ होल नंबर होते हैं, ना नेगेटिव नंबर होता है, ना डेसिमल होता है। कॉन्टिन्यूस के अंदर आप होल नंबर की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, एज वेल एज डेसिमल नंबर की भी हो सकती है। मतलब डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव, सब नंबर की प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूस में, अगर कॉन्टिन्यूस की रेंज देखें तो माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट होती है। माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट में होती है, जिसमें होल नंबर की भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हो, डेसिमल नंबर की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो सकती है। कॉन्टिन्यूस में कोई फ्रैक्शन आ जाए, इवन के नेगेटिव नंबर की भी कॉन्टिन्यूस में प्रोबेबिलिटी फाइंड हो सकती है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल इस्तेमाल होता है। और डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज होल नंबर, सिर्फ होल नंबर पर कंसिस्ट करती हैं। और कॉन्टिन्यूस होल नंबर भी होते हैं और डेसिमल नंबर भी होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। नंबर 1, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम पढ़ेंगे हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हम पढ़ेंगे पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है। मतलब इसमें
जब भी फ्रैक्शन या नेगेटिव या डेसिमल नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगी, सिर्फ होल नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया करेंगे। गॉट इट? उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ हमारे सिलेबस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें से सबसे ही पेपर के ऑलमोस्ट इक्वल चांसेस होते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल ये दो ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिसमें हर हाल में क्वेश्चन आएगा आपको। पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी आएगा, लेकिन मे बी कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको इसमें से एक आधा क्वेश्चन आए, ज्यादा ना आए, लेकिन बाइनोमियल और हाइपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, हाइपर ज्योमेट्रिक से लाजमी पेपर आता है। तो हम इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे कि जिस सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर इसकी असाइनमेंट को भी कवर करेंगे, तो जिससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं वो देखते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ बातें आप लिखें कि जिस जो थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात, इसमें हम पढ़ते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। वैसे तो बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन वो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली क्या बात है, एन एक्सपेरिमेंट whose results are classified into two categories। एक सक्सेसिव, जिसको हम डिनोट करेंगे P से, और एक फेलियर जिसको हम डिनोट किया करेंगे Q से। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जब भी बाइनोमियल का क्वेश्चन आए, आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो वो आपका होगा P और बाकी सारे का सारा आपका होगा Q। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो दैट इज P, दैट इज फेवरेबल केसेस, और इसके अलावा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड ना करनी हो हम उसको कहेंगे फेलियर। और यहां से एक और बात भी कंफर्म कीजिए कि Q प्लस P किसके बराबर होता है, 1 के। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमेशा 1 के बराबर होगा। ओके होगी बात? फिर उसके बाद ये भी देखिएगा कि एक फंक्शन कुछ इस तरह यूं भी लिखा जाता है कि Q प्लस P की पावर n, ये भी बाइनोमियल फंक्शन को एक तरह से लिखा जाता है जिसमें n है नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब आप कोई भी जो कोशिश कर रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो कितनी दफा कर रहे हो। तो मेन आपने यही पता होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो रिजल्ट्स होते हैं, एक सक्सेसिव और एक फेलियर। सक्सेस को P से डिनोट करेंगे
और फेलियर को क्यू से डिनोट करेंगे। और आप लोगों में से जो लोग मेडिकल पढ़ के आए हैं उन्होंने बायोलॉजी पढ़ा होगा। बायोलॉजी का मतलब है कि उसमें दो चीजों की स्टडी करते हैं। तो जहां भी बाइनोमियल का वर्ड आएगा, बाय का मतलब ही दो होता है, तो उसमें दो चीजों का जिक्र होगा, जैसे इसमें सक्सेस और फेलियर का। फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, probability of each trial remain same, probability of each trial remain same, मतलब जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले वो हर ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, सबसे अभी तैमूर भाई का मैसेज आया कि सर जी फाइनल असाइनमेंट स्टार्ट कर दें। तैमूर भाई ये काम शुरू कर देंगे, आप परेशानी ना लें, वो मेरी हेडेक है कि मैंने उसको किस तरह से कंप्लीट करवाना है। बस आप जो करवाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करें। जी जनाब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल रिमेन सेम का मतलब क्या है? 2-4 दिन के बाद शुरू कर देंगे। अभी ना आई कैप की तरफ से आपका कोई डेट शीट आ जाए ना, एक हफ्ता पहले आएगी और एक हफ्ता इनफ होगा हमें करने के लिए। चले जनाब, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल रिमेन सेम का मतलब क्या है कि जैसे आप एक कॉइन्स को टॉस करते हो, हर ट्रायल पे उसके ऊपर हेड आने के चांसेस 1/2 होंगे हर दफा। तो हर ट्रायल पे उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स रहेगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें डाइस के ऊपर, डाइस को आप जितनी दफा मर्जी थ्रो करें, उसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा फिक्स रहेगी। ओके की बात। तो जनाब जब भी कॉइन्स की बात होगी, एक बात आप कंफर्म करें कि कॉइन्स के केस में हमेशा बाइनोमियल लगेगा, या सिंपल प्रोबेबिलिटी लगाओगे या बाइनोमियल लगाओगे। ठीक हो गया जनाब। फिर उसके बाद अगर डाइस की बात होगी तो जनाब फिर भी आप लोग बाइनोमियल लगाओगे या सिंपल प्रोबेबिलिटी, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर वो कहेगा तब, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप आ जाएं कि इसमें ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स आर, ये एमसीक्यूज यहां से बन सकता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है, मतलब सर अगर हम, जी सर ये हमारी मर्जी है कॉइन्स में और डाइस में सिंपल वाली लगाएं या बाइनोमियल लगाएं। हाँ जी बिल्कुल आपकी मर्जी है, लेकिन आपने देखना है कि टाइम कहाँ पर सेव हो रहा है। अगर एक या दो कॉइन्स या डाइस का जिक्र होना तो सिंपल प्रोबेबिलिटी बेस्ट है, लेकिन अगर दो से ज्यादा हों तो फिर बाइनोमियल से कर लो, वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्योंकि ओके टाइम सर। सेव हो जाता है। ओके तीसरे नंबर पर हमने कहा कि इसमें ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। सर इसका मतलब क्या है? ये जैसे आप ट्रायल्स एक डाइस, इंडिपेंडेंट विद रिप्लेसमेंट की वजह से हैं। नहीं ये मैं सब बातें बता रहा हूँ कुमान भाई, बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जैसे आपने कॉइन टॉस किया, पहले हेड आया, अब दोबारा कॉइन टॉस करोगे, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो पहले रिजल्ट आएगा उसके ऊपर अगला रिजल्ट डिपेंड करेगा। पहला रिजल्ट भी इंडिपेंडेंट था, जो दूसरा आपने ट्रायल कर रहे हो, दोबारा कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, वो भी इंडिपेंडेंट है। ऐसा हरगिज नहीं है कि पहले अगर हेड आएगा तो दोबारा हेड नहीं आएगा, दोबारा भी हेड आ सकता है और हेड नहीं भी आ सकता। तो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि हर ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स है और वो इंडिपेंडेंट है, वो पिछले रिजल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चौथे नंबर पर आ जाओ कि इसमें जो सैंपल की सिलेक्शन होती है, अगर किसी जगह होने लग जाए तो उसमें विद रिप्लेसमेंट होती है। अगर इसके अंदर कोई सैंपलिंग टेक्निक की बात करें तो सैंपलिंग इसमें क्या होती है? विद रिप्लेसमेंट। इस विद रिप्लेसमेंट से भी ये बात
शो हो रही है, जैसे मैं आपको कहता हूं, और विद रिप्लेसमेंट का पता है ना, हमने सैम्पलिंग में डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक कोई सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट किया है और नेक्स्ट सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करने से पहले पिछला रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास रेड बॉल्स हैं, ब्लैक हैं और टोटल है, ये 4 हैं, ये 6 हैं, टोटल 10 है। अगर मैं यहां पर 2 बॉल्स सेलेक्ट करता हूं विद रिप्लेसमेंट और मैं कहता हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड आए, तो पहले ही का आंसर आएगा 4/10 और दूसरी का आंसर भी आएगा 4/10। कैसे भला? विद रिप्लेसमेंट के केस में टोटल 10 बॉल्स हैं और 10 बॉल्स में से रेड कितनी है? 4। मैंने पहली बॉल सेलेक्ट की तो रेड आने के चांसेस हैं 4/10। जब मैं दूसरी बॉल सेलेक्ट करूंगा तो जो पहले सेलेक्ट कर चुका हूं वो दोबारा रिप्लेस करूंगा, और अगर दोबारा मैं रिप्लेस कर दूंगा टोटल भी 10 रहेंगी और उसके अंदर रेड भी 4 रहेंगी। अगली बॉल की भी प्रोबेबिलिटी 4/10 आएगी। तो जनाब एक बड़ी इंतहाई गौर से सुनने वाली बात कि अगर क्वेश्चन के अंदर सिलेक्शन की बात हो तो हम हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते होते हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन के अंदर वो विद रिप्लेसमेंट कह दे तो फिर भी बाइनोमियल लगाते हैं। बात समझ लगी? ये क्वेश्चन हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। जब भी हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो या चूज करें या सिलेक्ट करें तो हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, लेकिन वो जो चूज या सिलेक्शन आपकी विद रिप्लेसमेंट होगी तो तब भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। और इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन जरूर तो नहीं आ जाता है कि वो हमें इंफॉर्मेशन देता है हाइपरज्योमेट्रिक जैसी और हमसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा लेता है बाइनोमियल के जरिए। तो एक क्वेश्चन हम देखेंगे, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका जिक्र हम करेंगे। क्लियर होगी बात? और 5वें नंबर पर ट्रायल्स आर रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, मतलब इसमें इन्फिनिट नहीं होता, कॉन्टिन्यूस में इन्फिनिट होता है। इसमें क्या होता है? ट्रायल्स आर रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, जिसको हम डिनोट किया करेंगे n से। तो बाइनोमियल के अंदर अगर एमसीक्यूज आते हैं तो पहली बात कि इसके रिजल्ट 2 कैटेगरीज में लिखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल की फिक्स होती है, और जो ट्रायल्स हम करते हैं अगर सिलेक्ट करने वाली कोशिश सिलेक्ट या चूज करने के केस में तो विद रिप्लेसमेंट होता है, और इसमें ट्रायल्स फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट होते हैं। डन होगी बात? सर जी सर बताइए कि ये दोनों 4/10 कैसे है? काइंडली सॉरी, रिपीट कर ले सर। बात की समझ नहीं लगी, क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों 4/10 कैसे है? अच्छा, दोनों 4/10 कैसे है? देखिए ना, आपने पहली बॉल सेलेक्ट की, 10 बॉल्स हैं और उसमें 4 रेड हैं, ठीक है? तो पहली बॉल रेड आने के चांसेस 4/10 हुए, ये तो बात ओके है ना? उसके बाद आपने क्या किया? जो बॉल सेलेक्ट की वापस बैग के अंदर या बॉक्स के अंदर रिप्लेस कर दी। अब दोबारा रेड आने के दोबारा चांसेस भी 4/10 है। वजह क्योंकि टोटल भी 10 रही सेम और उसके अंदर रेड भी 4 है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ना। विद रिप्लेसमेंट में आप जो भी चीज सेलेक्ट करोगे बार बार उसको वापस बॉक्स के अंदर रिप्लेस कर दोगे, तो फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस चेंज नहीं होंगे। तो फेवरेबल केसेस भी वही रहे, रेड 4 है तो 4 रही, और टोटल केसेस 10 है तो वो भी हमारे पास बॉल्स 10 रही। तो इसलिए हर दफा विद रिप्लेसमेंट में
रेड बॉल आने के चांसेस 4/10 रहेंगे। और हमें पता है कि बाइनोमियल के अंदर हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी फिक्स रहती है, तो ये 4/10 ही रहेगी हर दफा। चले जनाब, उसके बाद आए जरा हम बाइनोमियल के फंक्शन पे चलते हैं, या जिसे आप फार्मूला कहते हो, फंक्शन या फार्मूला ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फार्मूला आपको आता ही है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। बाइनोमियल का फार्मूला क्या है? NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। इसमें जो x है वो डिस्क्रीट वेरिएबल को डिनोट करेगा, मतलब जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, ना वो नेगेटिव हो सकता है ना वो डेसिमल हो सकता है। उसके बाद इसमें n होगा नंबर ट्रायल्स कर रहे हो, इसमें p होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, वो आपका p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी होगी दैट इज p। अगर वो कहता है ना कि एक चीज डैमेज है और डैमेज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो डैमेज की प्रोबेबिलिटी p होगा, ठीक है। और उसके बाद q होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और हमें पता है कि q प्लस p बराबर होता है 1 के। इसका मतलब है q किसके बराबर आएगा? 1 माइनस p, या p किसके बराबर आएगा? 1 माइनस q। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये एक तो ये n नंबर ऑफ ट्रायल से डिनोट करता है और एक सर ये सैंपल जो सिलेक्ट हम करते हैं वो करता है। सर में डिफरेंस मुझे बता दें सर। नहीं देखो ना, ये तो डिनोट करने का तरीका कार है ना। डिनोट किया जाता है, अगर आप सेलेक्ट करोगे वो भी n होता है, और अगर परफॉर्म करोगे तो वो भी n होता है। दो डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटीज होती है ना सुभान भाई। एक होती है परफॉर्म करने से, जैसे कॉइन्स है परफॉर्म किया, डाइस है परफॉर्म किया, तो उसमें जो ट्रायल्स होगा वो होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स n। अगर आपके पास बॉक्स है उसमें आपने 3 बॉल सिलेक्ट की हैं, तो ये भी आपका एक ट्रायल ही समझा जाएगा, और उसमें जो सिलेक्ट करते हैं तब वहां पर वो सैंपल साइज n बन जाता है, ठीक है। तो ये ओके सर। डिनोट करने की ट्रिक क्या। चले जनाब, एक पहले छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन के बाद फिर आगे इसको फर्दर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा बाइनोमियल के अंदर डाइस का क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, जो हमारे पेपर में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, अच्छा आप में से ऐसा कोई बंदा जिसने बाइनोमियल बिल्कुल ही नहीं पढ़ा पहले, ऐसा कोई है? क्योंकि ये तो रिवीजन क्लास है ना एक तरह की। कोई ऐसा बंदा जिसने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा बाइनोमियल? मतलब सबने पढ़ा हुआ है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 3 डाइस आर रोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा समझना कि किसी न किसी को पेपर में जरूर आएगा। 3 डाइस आर रोल्ड, what is the probability that 2, बल्कि डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, 2 4 अकर। नंबर 1 2 4 अकर। नंबर 2 दूसरी प्रोबेबिलिटी देखें, एट लीस्ट 1 6 अकर।
3 occurs all the time. इनमें से कोई ना कोई यानी या ये पार्ट आ जाएगा या इस तरह का पार्ट आ जाएगा या इस तरह का पार्ट आएगा। मतलब एक सवाल बाइनोमियल में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। या हम ये भी लिख सकते हैं, फोर्थ में भी लिख लें, नो 6 अक्कर। ओके, हमें पता है कि डाइस और कॉइन्स के केस में या सिंपल प्रोबेबिलिटी या फिर बाइनोमियल, ये हमें पता है। ठीक है, अब 3 डाइस रोल की हैं, n हमारा हो गया 3। डन। और एक बात हमेशा याद रखें, डाइस के केस में किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। उसने कहा 2 4 अकर, प्रोबेबिलिटी 4 की फाइंड करनी है, तो किसी भी डाइस में 4 आने के चांसेस 1/6 होते हैं। 4 आने के चांसेस भी 1/6 हैं, 6 आने के चांसेस भी 1/6 हैं, 1 आने के चांसेस भी 1/6 हैं। मतलब किसी भी डाइस के ऊपर उस डाइस के किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो इसलिए जब भी आपके पास किसी एक नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आए, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है 4 की प्रोबेबिलिटी, दूसरे पार्ट के अंदर 6 की प्रोबेबिलिटी, तीसरे पार्ट के अंदर 3 की प्रोबेबिलिटी, चौथे पार्ट के अंदर फिर 6 की प्रोबेबिलिटी, तो इन हर केस के अंदर P 1/6 होगा, क्योंकि हर केस के अंदर वो किसी एक नंबर का जिक्र कर रहा है। एक से ज्यादा नंबर का जिक्र करेगा तो वो आगे बात देखी जाएगी, वो कहेगा 2 या 4 अकर, 6 या 5 अकर, तो फिर हम इन दोनों के 1/6 प्लस कर लेंगे, क्योंकि या जब भी बात होती है हम 1/6 प्लस कर लेंगे। लेकिन अभी तक पेपर में एक नंबर की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पूछी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जनाब, तो P हमारे पास 1/6 आएगा और Q आपको पता है 1 माइनस P होता है, तो 1 माइनस 1/6 कर लेंगे, तो Q हमारे पास आ जाएगा 5/6। गॉट इट। 3 डाइस रोल की, N3 आ गया, 2 दफा 4 आना चाहिए, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और Q हमारे पास हो गया 5/6। क्लियर होगी बात। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि 2 दफा आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, 4 कितनी दफा, 2 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला है NCX, P की पावर x, Q की पावर n माइनस x। तो हमारे पास n है 3C2, 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 2 माइनस 3 माइनस 2 1। अब आप देखें, ये 4 आने की 2 चांसेस ऊपर लिखे हुए हैं और बाकी में से कोई एक चांसेस है बाकी 5 में से। तो 3C2 3 के बराबर होता है, 1/6 का स्क्वायर 1/36 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। तो हमारे पास आंसर आ गया 15/216, या इसको कैंसल कर दें 3 पे, तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 71 या 72, 5/72। क्लियर होगी बात। चले जनाब, उसके बाद वो कहता है कि जनाब अगली प्रोबेबिलिटी कहता है एट लीस्ट 1/6, n वही हमारे पास 3 है, 6 आने के चांसेस भी 1/6 होते हैं, और अगर P 1/6 है तो Q हमारा 5/6 होगा। गॉट इट। फिर उसके बाद
हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मतलब 1 2 3। एक बात याद रखें, n हमें बताता है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 0 1 2 3। और हमें पता है कि अगर हम कंप्लीमेंट्री लॉ लगाएं तो प्रोबेबिलिटी अगर इस 0 1 2 3 के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाली ज्यादा आ रही हूं तो हम 1 में से बाकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते होते हैं। ये बात पता है ना, क्लास में ये डिस्कस की होनी है कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाली ज्यादा आ रही हूं तो हम क्या करते हैं, 1 में से दूसरी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में प्रोबेबिलिटी 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 3 प्रोबेबिलिटीज आ रही है। हम अगर 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, आंसर सेम आएगा। इसकी वजह पता क्या होती है, क्योंकि 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1 के। और इसमें अगर हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये बराबर होगा 1 माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी, ये उधर जाकर प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज बराबर होता है 1 के। ओके होगी बात। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी 3c0 डन, 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर n माइनस x करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 माइनस 3c0 1 होता है, 1/6 की पावर 0 भी 1 होता है, और 5/6 की पावर 3 अगर कर लें तो 125/216। जो भी आपका आंसर आएगा 1 माइनस दिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। मेन रेसिप्रोकल, ये जो मैंने 1 में से x की पावर 0 माइनस किया, ये सबको समझ लग गई है, या कोई ऐसा बंदा है जिसने इसके बारे में कुछ सीखना है? डन है, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कहता है कि 3 अकर्स ऑल द टाइम, यानी n हमारे पास 3 है और 3 के चांसेस 1/6 हैं और q के चांसेस 5/6 हैं। उसने कहा कि 3 अकर होना चाहिए ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मतलब तीनों टाइम। वैसे तो इसका आंसर 1/216 है, यानी तीनों दफा आए वो एक ही चांस है, 333। तो 1 और टोटल केसेस इसमें 6 की पावर 3 है, 216। लेकिन हम इसको बाइनोमियल के जरिए करते हैं। क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 ncx e की पावर x q की पावर n माइनस x, तो 3c3 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 0। तो आंसर क्या आ गया, 1/216। ओके होगी बात। और जो हमने रेसिप्रोकल वाला मेथड लगाया है ना, ये हमेशा एट लीस्ट के केस में लगेगा, हर केस में नहीं लगाना। और एट लीस्ट के केस में भी तब लगेगा कि जब हमारी फाइंड करने वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा हूं, फाइंड करने वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा हूं और बाकी प्रोबेबिलिटीज कम हूं, इसलिए फिर हम 1 में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है जनाब लास्ट, n इज इक्वल टू 3, 6 नो 6 की बात हो रही है जी। सर ये जो ऊपर वाला केस है ना, मतलब 1 - 0 वाला,
अगर वो हाँ। एटलीस्ट 2 बोल दे तो हम 0 1 को माइनस करेंगे ना 1 नहीं से। नहीं 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 नहीं, फिर माइनस नहीं करेंगे, फिर 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी लेकर प्लस कर देंगे, सिंपल। यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी प्लस है क्यों ना, करें? उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके प्लस कर देंगे। 1 में से माइनस तब किया प्लस करो क्यों? जब आपकी फाइंड करने वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, तब 1 में से माइनस करते हैं। नहीं तो सर देखो ना, अगर प्लस क्यों जैसे करना है 1? एट लीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट 2 का मतलब क्या? 2 और 2 से ज्यादा। एट लीस्ट 2 का क्या मतलब होता है? 2 और 2 से ज्यादा। ठीक है। और उसकी प्रोबेबिलिटी 2 और 2 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो वो प्लस करना होता है। मेन क्या है था, एट लीस्ट 1 में, ये आप अगर लास्ट क्लास लेते तो आपको ये बात क्लियर होती। जरा गौर फरमाइएगा। मैं ये एक दफा लास्ट क्वेश्चन कर लूं, फिर उसके बाद में आता हूँ दोबारा उसके एट लीस्ट 1 की मैं आपको टेक्निक दोबारा पूरी समझाता हूँ। ये है कि इसमें उसने इस पार्ट में कहा है कि नो 6, मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, कोई 6 ना आए, तो 3c 0, 1 बाय 6 की पावर 0 और 5 बाय 6 की पावर 3, क्या आ जाएगा हमारे पास? 125 ओवर 2 1। दोबारा एक दफा एट लीस्ट के बारे में सुन लीजिएगा प्लीज। ओरिजिनली एट लीस्ट 1 का मतलब ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3। ये है इसका ओरिजिनली मतलब एट लीस्ट 1 का। ये ओरिजिनल है। इसमें आप देखें, हम इन प्रोबेबिलिटीज के प्लस करनी है, करती है सर आवाज नहीं आ रही। भाई काफी देर से आवाज नहीं आ रही ना सर की। हाँ अभी तक नहीं आई सर की आवाज। भाई किसी को आवाज आ रही है सर की?
सर आवाज का थोड़ा इशू हो रहा है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मुझे भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही।
Excuse me, sir.